नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ। इतिहास का संक्षिप्त इतिहास, जो कि आपका समरी किताब है, ये महेश बर्नवाल का। ठीक है, इस किताब को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 25, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। ठीक है, तो उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ मध्यकालीन भारत में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 25 होगा और इसका सेकंड वीडियो पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पार्ट नंबर बी आ गया, वीडियो नंबर सेकंड, आपका चैप्टर नंबर जो है 25 का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 25 का दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पूर्वी और उत्तरी भारत, जौनपुर और कश्मीर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक, जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, जिसने मलिक उस सर की उपाधि धारण की, इसलिए उसके द्वारा स्थापित राजवंश सरकी राजवंश कहलाया। ठीक है, मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक के समय एक प्रमुख अमीर था। तो मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक के समय एक प्रमुख अमीर था और उसे मलिक मलिक उस सर पूर्व के स्वामी के खिताब के साथ सल्तनत के पूर्वी क्षेत्र का शासक बना दिया गया था। ठीक है, सरकी सुल्तानों ने तो सरकी सुल्तानों ने जौनपुर को सरकी सुल्तानों ने जौनपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया और सरकी सुल्तानों ने दिल्ली की स्थापत्य शैली की नकल नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग शैली विकसित की। ठीक है, तो सरकी सुल्तानों ने जौनपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी राजधानी बनाया और सरकी सुल्तानों ने दिल्ली की स्थापत्य शैली की नकल नहीं की, बल्कि अपनी एक अलग शैली विकसित की। ठीक है, जौनपुर में कवियों जौनपुर में कवियों, साहित्यकारों, संतों और विद्वानों का जमघट सा लगा रहा था। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के निवासी थे। ठीक है, तो जौनपुर में कवियों, साहित्यकारों, संतों और विद्वानों का जमघट सा लगा रहा था और प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के निवासी थे। जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाने लगा था। 1484 में सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर सरकिस राज को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। नेक्स्ट आपका कश्मीर। तो कश्मीर में मध्य युग का आरंभ 1320 ईस्वी में मंगोल आक्रमणों के साथ होता है और इससे पूर्व मीर कासिम व महमूद गजनवी ने दो बार 1015 और 1021 ईस्वी में कश्मीर को विजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो कश्मीर में मध्य युग का आरंभ 1320 ईस्वी में मंगोल आक्रमणों के साथ होता है और इससे पूर्व मीर कासिम व महमूद गजनवी ने दो बार 1015 ईस्वी और 1021 ईस्वी में कश्मीर को विजित करने का प्रयास किया था। 1286 ईस्वी में 1286 ईस्वी में सिंह देव ने कश्मीर में एक नए हिंदू राजवंश की स्थापना की थी और उसने 1301 ईस्वी में तक शासन किया था। इसके बाद इसका भाई सुहादेव गद्दी पर बैठा था। ठीक है, सुहादेव के शासनकाल में 1320 ईस्वी में दलूचा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोलों ने कश्मीरी जनता का नरसंहार किया। परिणाम स्वरूप सुहादेव बिना युद्ध किए भाग गया था। सुहादेव के शासनकाल में 30 शरणार्थी थे, जिनमें लद्दाख से आया हुआ रीचन, दरिस्तान से आया हुआ, ठीक है, दरिस्तान से आया हुआ लंगर चाक और शामिर प्रमुख थे। ठीक है, मंगोल आक्रमण के बाद फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर रीचन ने सत्ता अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, रीचन जो आपका आया था लद्दाख से। ठीक है, शिहाबुद्दीन शिहाबुद्दीन का शासनकाल 1356 से लेकर 1374 ईस्वी तक था और ये शाहमीर वंश का ये आपका शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और शासन का पुनर्गठन किया था। ठीक है, सिकंदर शाह के शासनकाल 1389 से लेकर 1413 ईस्वी। तो सिकंदर शाह के शासनकाल 1389 से लेकर 1413 ईस्वी में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाना शुरू हुआ। ठीक है, और इसने लगभग सभी मंदिर तोड़ दिए या बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिकंदर शाह के शासनकाल में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाना शुरू हुआ और इसके शासनकाल में सभी मंदिर तोड़ दिए गए और यह बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिकंदर के शासनकाल में सिकंदर शाह के शासनकाल में प्रमुख ईरानी अप्रवासी सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी सुल्तान आया था। ठीक है, और सुल्तान ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके लिए खानका का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैनुल आबदीन, इसका शासनकाल 1420 से लेकर 1470 तक था। ठीक है, तो जैनुल आबदीन ने
सहिष्णुता और उदारता की नीति को लागू कर दिया और मंगोल आक्रमण के 100 वर्षों के बाद जैनुल आबदीन कश्मीर की गद्दी पर बैठा। उसे कश्मीर के मुस्लिम शासकों में सबसे अच्छा शासक माना जाता था। ठीक है, उसने उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया तथा हिंदुओं की इच्छा का आदर करते हुए सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। उसकी सरकार में उसकी सरकार में हिंदू कई ऊंचे पदों पर आसीन थे। उदाहरण के लिए श्रिया भट्ट न्याय विभाग का मंत्री, दरबारी वैद था। ठीक है, सुल्तान पढ़ा लिखा था और तथा कविता भी लिखता था। वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। उसके आदेश पर संस्कृत की कई रचनाओं का फारसी में अनुवाद किया गया तथा इसमें महाभारत के अतिरिक्त कलहन द्वारा लिखा गया रजत राजत रंगनी कश्मीर का इतिहास भी शामिल था। वह कुतुब उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। ठीक है, उसने कश्मीर में कई शिल्पों को बढ़ावा दिया, जैसे पत्थर काटना, पत्थर और पॉलिश करना, बोतल बनाना और स्वर्णकारी आदि। ठीक है, जैनुल आबदीन के कश्मीर के विकास के लिए भी काम किया। जिल्द साजी की कला सीखने के लिए उसने कारीगरों को समरकंद भेजा। उसने 1470 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, कश्मीरी लोगों ने उसे बूढ़े शाह महान नरेश की उपाधि से सम्मानित किया और उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था। ठीक है, सुल्तान ने बड़ी संख्या में बांध, नहरें और पुल बनवाकर कृषि को प्रोत्साहन दिया। जोनालंका उसकी आरंभिक अभियांत्रिक इंजीनियरिंग संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि थी। ठीक है, जोनालंका बुलर झील में तैयार कृत्रिम द्वीप था जिस पर उसके द्वारा राजमहल और मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, आपका जो है जैनुल आबदीन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आपका ये चैप्टर नंबर 25 समाप्त हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 26 होगा। ठीक है, तो कल हम आपका चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका होगा मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 26, भारत में सांस्कृतिक विकास। ठीक है, तो भारत में सांस्कृतिक विकास के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।